तो आज एनएमआर का ही हम लोग कंटिन्यूएशन करते हुए केमिकल शिफ्ट, शील्डिंग, डीशील्डिंग ये सब जानने वाले। तो जिन लोगों को भी केमिकल शिफ्ट के बारे में पूरा क्लियर कट पिक्चर अपने दिमाग में नहीं है तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है। ये वीडियो देखने के बाद तुम लोगों को केमिकल शिफ्ट के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है केमिकल शिफ्टिंग के ऊपर। ये देखो क्या होता है केमिकल शिफ्ट, हम लोग को पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा, तो मेरा पुराना जो एनएमआर का वीडियो है वो थोड़ा देख लेना फॉर बेसिक। तो एनएमआर में हम लोगों ने देखा था एक प्रोटॉन देता है, हम लोगों ने 1.4 टेस्ला दिया था, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हो। तो 1.4 टेस्ला दिया था और 60 मेगाहर्ट्ज में एक प्रोटॉन रेजोनेट करता है। मतलब क्या है, हम लोगों ने देखा था प्रोटॉन का जो स्पिन है ये कुछ ऐसे सेपरेट हो जाता है, प्लस ऑफ एंड माइनस ऑफ स्पिन स्टेट में। तो उस हिसाब से 60 मेगाहर्ट्ज में घूमता है, तो ये 60 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके स्पिन फ्लिपिंग करता है और वो स्पिन फ्लिपिंग से हम लोग को एनएमआर में पीक मिल जाता है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल ये रेजोनेंस का मैकेनिज्म। लेकिन अभी क्वेश्चन है ये इतना सिंपल है क्या? इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि याद रखना जब भी हम लोग प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, प्रोटॉन अकेला नहीं रहता है, कोई भी कंपाउंड में प्रोटॉन रहता है। पकड़ लो ये वाला मॉलिक्यूल, ये एक मिथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल है, पकड़ लो ये एक मॉलिक्यूल CH4, ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो प्रोटॉन अकेला नहीं रहता है। तो हम लोग जब भी एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो याद रखना हम लोग बोलते थे कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोटॉन अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उसके साथ इंटरैक्ट करता है, उसके बाद हम लोग को एनएमआर मिलता है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। ये प्रोटॉन में जाने से पहले उसको जो प्रोटॉन का सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कंटीन्यूअसली सराउंडिंग द प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन स्टार स्पीसीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी घूमता है वो क्या करता है, वो अपना सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होता है, मैं दिखा रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह होता है। मतलब क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन सराउंड करता है इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड व्हिच अपोजेस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो सोचो जब भी मैग्नेटिक फील्ड जाके हम लोग का मेन इंटेंशन है प्रोटॉन के साथ इंटरैक्ट कराना, लेकिन हम लोगों ने 1.4 टेस्ला 41 टेस्ला हम लोगों ने दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को अपोज कर रहा है विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड नहीं है, सेम मैग्नीट्यूड होने से अल्टीमेटली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता। तो यहाँ पे सेम नहीं है बोल के टेंशन नहीं है, यहाँ पे अपोज कर रहा है। तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो ये बी नॉट है प्रोटॉन में पहुंचते पहुंचते थोड़ा कम हो जाएगा। पकड़ लो 1.2 टेस्ला। तो 1.4 टेस्ला में जब ये गैप क्रिएट करता था, जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता था प्लस ऑफ एंड माइनस ऑफ में, वो 60 मेगाहर्ट्ज होता था। अभी 1.2 टेस्ला में होगा 58 मेगाहर्ट्ज। मैं एक लमसम वैल्यू बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो गया तो लार्मोर फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगा। लार्मोर फ्रीक्वेंसी कम होना मतलब एनर्जी सेपरेशन बिटवीन प्लस ऑफ एंड माइनस ऑफ स्टेट विल बी डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे डिक्रीज होकर 58 मेगाहर्ट्ज हो गया। पकड़ लो, मतलब क्या है, अभी ये वाला ऐसे था, अभी ये वाला कुछ ऐसे हो गया, ये कम हो गया, ये हो गया 58 का वैल्यू। तो ये जब भी कम हो गया मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक शील्डिंग। मतलब हम लोग बोल सकते हैं हर एक प्रोटॉन इन ए मॉलिक्यूल आर शील्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग इट। वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो क्या करता है, शील्ड करके रखता है किसको, प्रोटॉन को। जैसे मैं प्रोटॉन हूं, कैमरा को पकड़ लो मैग्नेटिक फील्ड, मैंने हाथ को यहाँ पे रख दिया तो ये एक शील्ड की तरह काम करेगा। ये कैमरा को मेरे मुंह तक पहुंचने नहीं दे रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ माय हैंड, तो ये एक शील्ड की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एज ए शील्ड काम करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोटॉन, इसीलिए इसको बोलते हैं शील्डिंग। तो हमेशा याद रखना प्रोटॉन्स आर टू सम एक्सटेंट एवरी प्रोटॉन्स आर शील्डेड। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग कभी-कभी कुछ प्रोटॉन को बोलेंगे शील्डेड और कभी-कभी कुछ प्रोटॉन को बोलेंगे डी शील्डेड। क्यों डी शील्डेड, जो प्रोटॉन कम शील्डेड होगा उसको बोलेंगे डी शील्डेड। ये कब होगा, याद रखना जब भी प्रोटॉन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तब वो प्रोटॉन शील्डेड होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो हमेशा अपोज करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। तो क्या करता है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थोड़ा खर्चा हो जाता है, बाद में प्रोटॉन में जितना पहुंचना होता था उसको उतना नहीं पहुंचता है, थोड़ा कम पहुंचता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं शील्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग। वेरी सिंपल। तो जो प्रोटॉन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा वो क्या होता है, वो शील्डेड होता है। जो प्रोटॉन के ऊपर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो डी शील्डेड होगा। याद रखना शील्डेड मतलब ये एनर्जी गैप कम, शील्डेड मतलब लार्मोर फ्रीक्वेंसी, जो लार्मोर फ्रीक्वेंसी था याद रखना, लार्मोर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। शील्डेड, लार्मोर फ्रीक्वेंसी कम मतलब शील्डेड। लार्मोर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लार्मोर फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब
तो ये बात याद रखना, लार्मोर फ्रीक्वेंसी कम मतलब शील्डेड, लार्मोर फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब डीशील्डेड। लार्मोर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, जब भी कोई प्रोटॉन शील्डेड होगा ये एनर्जी गैप कम होगा, जब भी कोई प्रोटॉन डीशील्डेड होगा ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा। वेरी सिंपल, इसको थोड़ा समझ लो, सिर्फ वही है शील्डेड एंड डीशील्डेड का कंसेप्ट। ये कहां से आता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? तो अभी हम लोग देखेंगे, इतना तो समझ में आ गया। अभी यहां से हम लोग को एनएमआर पीक कैसे मिलता है वो हम लोग देखने वाले हैं। एक नया कंसेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। ठीक है, तो अभी देखो केमिकल शिफ्ट क्या होता है। केमिकल शिफ्ट पकड़ लो, मैं एक कंपाउंड लेके दिखाता हूं। ये एक मिथाइल ब्रोमाइड मॉलिक्यूल है, इसमें हम लोग इस प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट निकालने वाले हैं। केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट क्या है मैं सब समझा रहा हूं। केमिकल शिफ्ट, यहां से हम लोग प्रोटॉन का पीक मिलेगा। कैसे मिलता है देखो, जब ये ऐसे ग्राफ होता है, यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को डालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को डाल दिया। जब भी हम लोगों ने इसमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मशीन के अंदर एक कंपाउंड को घुसाया, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आया, फ्रीक्वेंसी हुआ, सब कुछ हो गया, लार्मोर फ्रीक्वेंसी हुआ, स्पिन फ्लिपिंग हुआ। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में स्पिन फ्लिपिंग होता है, हम लोग को पता है, तो वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगा। ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी पे ये कंपाउंड का पीक आ गया, एक पीक आ जाएगा, ऐसे एक पीक आ जाएगा। ठीक है, एक लंबा सा पीक आ गया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये थोड़ा कैसे मेजर किया जाता है, क्योंकि देखा गया ये फ्रीक्वेंसी चेंज होता रहता है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज होता रहता है। पकड़ लो मैंने 1.41 टेस्ला में ये एक्सपेरिमेंट किया, तो ये फ्रीक्वेंसी कुछ मैंने बोला था, कोई भी प्रोटॉन का पीक क्या होता है, प्रोटॉन का पीक मैंने बोला था 1.4 टेस्ला में, हम लोगों ने देखा था 60 मेगाहर्ट्ज में प्रीसेस करता है। अगर हम लोगों ने उसको 2.35 टेस्ला कर लिया, वो 100 मेगाहर्ट्ज में प्रीसेस करता है कोई भी प्रोटॉन। ये नेकेड प्रोटॉन के बारे में बोल रहा हूं। तो वही चीज इसमें अगर अप्लाई करोगे, हम लोग अगर मशीन का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा 1.4 टेस्ला, तो ये 60 मेगाहर्ट्ज ना होके भी करीब 60 मेगाहर्ट्ज के आसपास प्रीसेस करेगा, क्योंकि अभी तो प्रोटॉन थोड़ा शील्डेड है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली यही मॉलिक्यूल में अगर ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये मेगाहर्ट्ज भी चेंज होगा, मतलब ये पोजीशन अभी इधर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है ना, अभी इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको समझो अच्छे से। फ्रीक्वेंसी मतलब ये पीक अभी यहाँ पे नहीं आएगा, इधर यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मतलब जब भी मशीन का ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, प्रोटॉन मतलब जो पीक का पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, तो ये काफी कंफ्यूजिंग है। तो इसको कैसे मेजर किया गया देखो, यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस कंपाउंड लिया टीएमएस। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, टेट्रामिथाइल सिलीन, टीएमएस। देखा गया टीएमएस का जो पीक कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर मेगाहर्ट्ज में आता है टीएमएस का, जो क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स है, तो एक पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी में वो रेजोनेट करेगा उसका प्रोटॉन, तो उस हिसाब से उसका पीक आएगा। देखा गया जितना भी दुनिया में कंपाउंड था, जब ये प्रोसेस पूरा बना था, बहुत पहले का बात बोल रहा हूं, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, ये टीएमएस का लेफ्ट हैंड साइड में आता है, इधर नहीं जाता है। तो टीएमएस को उन लोगों ने क्या क्या बताया, टीएमएस तो एक पर्टिकुलर मेगाहर्ट्ज में आता है, और हम लोग का कंपाउंड का प्रोटॉन भी एक पर्टिकुलर मेगाहर्ट्ज में आएगा। तो एक काम किया उन लोगों ने टीएमएस का पोजीशन को 0 कर दिया, एक स्केल रेडी कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या रेडी कर रहे हैं, एक स्केल। टीएमएस को 0 कर दिया एज ए रेफरेंस, टीएमएस एज ए रेफरेंस कंपाउंड काम कर रहा है। ये टीएमएस क्यों रेफरेंस कंपाउंड की तरह काम कर रहा है, मैं सब बोलूंगा, वीडियो को पूरा देखते रहो, पूरा बोलूंगा क्यों टीएमएस को ही चूज किया, सब बोलूंगा मैं। अभी याद रखो टीएमएस को 0 कर दिया, उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू टीएमएस हमारा जो ये प्रोटॉन है कहां पे आया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, अभी यहाँ पे शिफ्ट इन हार्ज ले लिया, मतलब टीएमएस से कितना दूर ये पीक आया, ये कंप्यूटर हम लोग को बोल के देगा। टीएमएस पकड़ लो 0, तो देखा गया ये वाला प्रोटॉन टीएमएस से 162 हार्ज डिस्टेंस में आता है। कितने में आता है, 162 हार्ज में आता है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह हम लोग केमिकल शिफ्ट निकालेंगे कैसे, देखो। तो अभी हम लोग को पता चल गया, अभी हर एक कंपाउंड कोई भी प्रोटॉन लो, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस निकाल सकते हैं, मतलब वो टीएमएस से कितना दूर जा रहा है। शिफ्ट इन हार्ज, शिफ्ट इन हार्ज, यहाँ पे हम लोग मेगाहर्ट्ज को नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम लोग पुट नहीं कर रहे हैं, पुट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ही कर रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या कर रहा है, वो अपना एल्गोरिथम लगा के हम लोग को जो डाटा दे रहा है वो कुछ इस तरह होता है, वो टीएमएस को 0 पकड़ लेता है, एंड विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस जो सा पीक आ रहा है कितना दूर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा घर रहता है हार्ज का, 1 2 3 4 5 6 हार्ज करके रहता है। यहाँ पे हम लोग टीएमएस से ये कितना दूर में जा रहा है, उस हिसाब से इसको बोलते हैं शिफ्ट इन हार्ज। तो ये यहाँ पे देखा गया, ये वाला प्रोटॉन टीएमएस से 162 हार्ज में आता है। तो यही होता है, ऐसे ही पीक प्लॉट किया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पता है, यही एक्सपेरिमेंट को किसी और बंदे ने
एक दूसरा स्टेट में, एक दूसरा मशीन में किया। पहले मैंने किया 1.41 टेस्ला में, तो कुछ ऐसा आया। जब 1.41 टेस्ला में किया तब 162 हार्ज में आया, यही कंपाउंड का। अभी किसी एक बंदे ने दूसरा किसी स्टेट, दूसरा किसी कंट्री में इस मेगाहर्ट्ज में, इस मैग्नेटिक फील्ड में, मशीन का जो मैग्नेटिक फील्ड था ये था, तब उसी मॉलिक्यूल का एनएमआर स्पेक्ट्रम निकाला, तब उसका स्पेक्ट्रम कहीं यहां पे आया। वही CH3 का पीक यहां पे आया, जो शिफ्ट था ये था 270 हार्ज। अरे ये क्या हो गया, मैं कर रहा हूं तो पीक आया यहाँ पे, कोई और कर रहा है तो पीक आया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 टेस्ला कर दूंगा तो पीक और दूर चला जाएगा। मतलब क्या है, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, ऑब्वियसली प्रीसेसिंग फ्रीक्वेंसी भी उतना ज्यादा होगा, और प्रीसेसिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना मतलब सेपरेशन बिटवीन हाई प्लस स्पिन एंड माइनस स्पिन इंक्रीजेस। तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो शिफ्ट टीएमएस तो हमेशा एक ही जगह पे आएगा, जीरो पे। टीएमएस तो यही मॉलिक्यूल है, हर कंपाउंड के साथ हम लोग टीएमएस को बिठाएंगे, तो टीएमएस तो जीरो में ही आ रहा है। तो क्या हो रहा है, ये एनर्जी के बढ़ रहा है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो ये एनर्जी के जितना बढ़ रहा है वो टीएमएस से दूर जा रहा है। तो ये क्या बात हुआ, हम लोग को तो ऐसे नहीं होगा ना, हम लोग को वैल्यू फिक्स रखना पड़ेगा, ताकि हर कोई हर जगह पे अगर एनएमआर करेगा इसी कंपाउंड का वैल्यू सेम आएगा। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज करेंगे, मशीन चेंज करेंगे, आदमी चेंज करेंगे, तो जब भी जो भी चेंज करे अल्टीमेटली वैल्यू को एक ही रहना पड़ेगा ना। तब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा अभी हम लोग को ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी हम लोग को एक नया कुछ करना होगा। तब हम लोगों ने एक नया टर्म लाया जिसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। ये क्या है, देखो बहुत सिंपल सा चीज है, डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू शिफ्ट इन हार्ज डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। वेरी सिंपल है, शिफ्ट इन हार्ज डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। वेरी सिंपल, मैं दिखाता हूं, देखा गया। अभी देखो, पहले जब 1.41 टेस्ला लिया तो क्या आया इस कंपाउंड का, 162 क्या आया, हार्ज आया। तो अभी इसको बिठाओ यहाँ पे, 162 शिफ्ट इन हार्ज, 162 हार्ज डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्या था, फ्रीक्वेंसी। 1.4 टेस्ला में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 60 मेगाहर्ट्ज, तो 60 मेगाहर्ट्ज। सिमिलरली हम लोगों ने देखा, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैं थोड़ी देर में बिठा रहा हूं। अभी एक और है यहाँ पे, दूसरा वाला में शिफ्ट कितना आया, 270 हार्ज डिवाइडेड बाय इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना था, 100 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि जब 2.35 टेस्ला होता है मशीन का फ्रीक्वेंसी होता है 100 मेगाहर्ट्ज, तो यहाँ पे आ गया 100 मेगाहर्ट्ज। तो इसका जो आंसर आया, इसका आंसर आया 2.7 ppm। सिमिलरली इसका भी आंसर आया 2.7 ppm। वेरी सिंपल। देखो जब हम लोगों ने रेशियो निकाला, शिफ्ट इन हार्ज डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, तब हम लोग का वैल्यू देखो 2.7, दोनों का ही 2.7 आया, ppm आया, इसका भी 2.7, इसका भी 2.7। तो इसको बोलते हैं डेल्टा वैल्यू, जिसका नाम है केमिकल शिफ्ट। मतलब क्या है, मतलब अभी जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ ऐसा करेंगे, अभी शिफ्ट इन हार्ज नहीं करेंगे, टीएमएस को यहाँ पे बिठाएंगे, और यहाँ पे हम लोग बिठाएंगे डेल्टा, जिसका नाम है केमिकल शिफ्ट, और विद रिस्पेक्ट टू 0 यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे हम लोग बिठाएंगे। तो यहाँ पे कितने में आया, 2.7, मतलब यहाँ पे एक पीक आएगा। तो अभी इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी, देखो केमिकल शिफ्ट वैल्यू फिक्स है, दोनों का, एक ही कंपाउंड का भी फिक्स है, इसका भी 2.7, इसका भी 2.7। तो ये एक नया कांसेप्ट है। पहले हम लोग ने शिफ्ट इन हार्ज में निकाला था, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि जब मशीन का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, शिफ्ट इन हार्ज भी चेंज हो जाता है। लेकिन केमिकल शिफ्ट जब निकाला, जब जितना भी शिफ्ट होगा, मशीन का फ्रीक्वेंसी कितना था उससे डिवाइड करो, जो वैल्यू आया, हम लोगों ने देखा 2 केस में सेम आया। अगर तीसरा केस होता, पकड़ लो 100 मेगाहर्ट्ज की जगह पे कोई 600 मेगाहर्ट्ज होता, तो ऊपर का जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाता, तो अल्टीमेटली उसका वैल्यू सेम ही रहता, 2.7 ही रहता। इसीलिए इसका नाम दिया गया केमिकल शिफ्ट, मतलब ये टीएमएस से कितना दूर जा रहा है, केमिकल शिफ्ट कितना शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया केमिकल शिफ्ट। और इसका वैल्यू कुछ इस तरह निकलता है, शिफ्ट इन हार्ज डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। इसका पीपीएम क्यों है, क्योंकि हम लोग को पता है 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 हार्ज। 10 टू द पावर 6 मींस 1 मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन, ये पार्ट्स है, हार्ज बाय मेगाहर्ट्ज मींस पार्ट्स पर मिलियन। वेरी सिंपल, इसलिए इसका नाम दिया पीपीएम, ये इसका यूनिट है।
तो याद रखना केमिकल शिफ्ट का जो यूनिट होता है वो ppm होता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो आई थिंक तुम लोग को ये याद रहेगा हमेशा कि केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है। कभी कभी इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कभी कभी तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ सिग्नल, मतलब हम लोग जिस प्रोटॉन का सिग्नल के बारे में बोल रहे हैं, माइनस पोजीशन ऑफ टीएमएस डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, मैं नहीं लिख रहा हूं पूरा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। सेम ही चीज है, ये दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि जब भी तुम पोजीशन ऑफ सिग्नल माइनस क्या करोगे, पोजीशन ऑफ टीएमएस करोगे तो क्या निकलेगा, शिफ्ट इन हर्ट्ज निकलेगा। तो वेरी सिंपल, डिवाइड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी करोगे इन मेगाहर्ट्ज, तो हम लोग को क्या निकलेगा, हम लोग का वही केमिकल शिफ्ट निकलेगा। तो समझ में आया केमिकल शिफ्ट क्या होता है। केमिकल शिफ्ट इज ए वेरी नाइस कांसेप्ट। आई होप तुम लोग को ये केमिकल शिफ्ट के बारे में पूरा पता चल गया होगा। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे हम लोग देखेंगे कौन सा प्रोटॉन शिल्डेड होता है, कौन सा प्रोटॉन डिशिल्डेड होता है, और उसका कोई हम लोग केमिकल शिफ्ट वैल्यू प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये टीएमएस यूज क्यों किया केमिकल शिफ्ट के लिए। फर्स्ट टीएमएस की यूज किया क्योंकि टीएमएस में जो होता है, जो प्रोटॉन्स होता है, जो देखो टीएमएस में क्या होता है, टोटल 12 सेम प्रोटॉन है, 12 सेम प्रोटॉन। ये चारों प्रोटॉन टोटल यहाँ पे 3 3 3 है, ये जो 3 3 4 4 जगह पे है ना, ये सब प्रोटॉन्स एक ही एनवायरनमेंट में है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये है तो डिफरेंट 3 3 करके टोटल 12 एटम है, ये 12 प्रोटॉन्स आर इन सेम एनवायरनमेंट। इसीलिए जो प्रोटॉन का मतलब पीक का जो इंटेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात, इसका प्रोटॉन्स जो होता है हाईली शील्डेड होता है। क्या होता है, हाईली शील्डेड, मतलब इसको हम लोग जीरो में सेट कर सकते हैं। याद रखना जब भी प्रोटॉन्स शील्डेड होगा उसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू कम होता है। हमेशा याद रखना केमिकल शिफ्ट का स्केल कुछ इस तरह होता है, 0 इधर 1 इधर, ऐसा नहीं, 0 से इधर नहीं, इधर माइनस स्केल, इधर प्लस स्केल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएगा। तो जब भी शील्डेड हम लोग बोलते हैं, शील्डेड मतलब याद रखना 0 के आसपास। शील्डेड मतलब ज्यादा, शील्डेड मतलब क्या है, ज्यादा गैप नहीं है दो स्पिन स्टेट में। दो स्पिन स्टेट में अगर ज्यादा गैप नहीं है, कम एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा। कम एनर्जी एब्जॉर्प्शन मतलब शिफ्ट भी कम ही होगा, वेरी सिंपल। तो इसीलिए इसको शील्डेड बोलते हैं। तो ये प्रोटॉन्स हाईली शील्डेड है। जब ये मशीन बना था, जब ये टेक्निक बना था और जब टीएमएस को चूज किया गया था, तब टीएमएस से ज्यादा शील्डेड प्रोटॉन नहीं मिला था। टीएमएस को इसीलिए 0 सेट किया गया था। लेकिन आज के दौर में यहाँ पे निगेटिव स्केल भी आता है, निगेटिव स्केल भी आता है, याद रखना -2 -3 ऐसे निगेटिव स्केल भी आता है, लेकिन तब नहीं आता था। इसीलिए टीएमएस को 0 सेट किया गया। कोई टेंशन नहीं है, अभी हम टीएमएस को 0 में रख के इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल माइनस स्केल को भूल जाओ। फिलहाल इधर ये याद रखो, टीएमएस क्यों यूज किया, क्योंकि टीएमएस का जो 12 प्रोटॉन है सेम एनवायरनमेंट में होता है और ये 12 प्रोटॉन्स हाईली शील्डेड होता है, इसीलिए 0 में सेट करते हैं। जो प्रोटॉन ज्यादा शील्डेड होगा वो 0 के पास होगा, जो डीशील्डेड होगा वो 0 से दूर होगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो इसीलिए हम लोग टीएमएस को यूज करते हैं। आई थिंक तुम लोगों को ये तो समझ में आ गया टीएमएस क्यों यूज करते हैं। अभी देखो शील्डेड डिशील्डेड का जो कांसेप्ट है मैं तुम लोगों को समझाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ प्रोटॉन्स यहाँ पे डालता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ। पकड़ लो, हमारे पास ये है CH3 है एक प्रोटॉन, CH2 है और CH प्रोटॉन है। हमेशा याद रखना CH3 का जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो 0.9 होगा, इसका होगा 1.3, इसका होगा 1.7। ये सभी लमसम वैल्यू है, थोड़ा 19-20 तुम लोग कर सकते हो। ये है CH3। अभी पकड़ लो, हम लोग इधर से फिर से आए CH3, CH2 और CH, लेकिन अभी ये तुम पकड़ सकते हो, ये पकड़ लो, ये जो CH3 है इसको तुम लोग बोल सकते हो, एक मिनट, इसको तुम लोग बोल सकते हो कि ओके, नेक्स्ट टू एल्किन, नेक्स्ट टू एल्किन, उसके बाद नाइट्राइल, सल्फर, सल्फर मैं समझा रहा हूं क्या है, 1.9, 2.3, 2.7। अभी इसको पकड़ लो, हम लोग और आए CH3, CH2 और CH। अभी इसको लिखो 2.9, 3.3 एंड 3.7। ये एक लमसम वैल्यू में कैसे लिख रहा हूं। ये यहाँ पे नेक्स्ट टू ऑक्सीजन कोमा हेलोजन और पकड़ लो नाइट्रो ग्रुप। ये मैंने कुछ ग्रुप्स दिया। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो CH3 प्रोटॉन है, हमें याद रखना ये CH3, CH2 एंड CH प्रोटॉन है। CH3 0.9 में आएगा। पकड़ लो CH3 कहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे जो CH3 का पीक आएगा 0.9 में आएगा, ये याद रखना। CH2 कहाँ पे आएगा, CH3,
CH2 CH2 ये CH2 है, तो ये CH2 का पीक आएगा 1.3 में, और CH कहां पे आएगा, CH पकड़ लो यहां पे ऐसा, इसका आएगा 1.7 में। तो देखो जिसका वैल्यू ज्यादा है इसको बोलते हैं डीशिल्डेड, जिसका वैल्यू कम है इसको बोलते हैं शील्डेड, क्योंकि ये जीरो के पास है। शील्डेड मतलब यहाँ पे प्रोटॉन काफी शील्डेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो हमेशा याद रखना, अभी तुम लोग बोलोगे क्यों, यहाँ पे ये कार्बन में क्यों ये शील्डेड है और ये कार्बन क्यों डीशिल्डेड है। वेरी सिंपल, क्योंकि दीज कार्बन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे देखो कार्बन में क्या लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। इसमें आओ, ये इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, इस कार्बन सेकेंडरी कार्बन, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में 2 कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन में 3 कार्बन ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन कंपैरेटिवली हाइड्रोजन से थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या है, ये सब कंटीन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, कंटीन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। तो याद रखना, अगर कोई चीज, कोई एक कार्बन से कोई एक यहाँ पे X ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो ये कार्बन के आसपास क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन से, कार्बन के आसपास जो इलेक्ट्रॉन से उसको कम कर देगा। मतलब क्या है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं इसको हम बोल सकते हैं ये कार्बन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से क्या होगा, शील्डेड या डीशील्डेड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से ऑब्वियसली डीशील्डेड, इसीलिए इसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा है देन दिस। तो हमेशा याद रखना CH3 का 0.9, CH2 1.3, CH 1.7 में आता है। सिमिलरली अभी इसको देखो, अभी CH3 CH2 CH है, लेकिन ये CH3 नेक्स्ट टू कोई एल्किन, कोई नाइट्राइल ग्रुप, कोई सल्फर, मतलब कंपैरेटिवली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। पहले क्या था, पहले कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं था, तो ये नॉर्मल CH3 के साथ था। अभी पकड़ लो यहाँ पे CH3 नहीं है, कोई एक एल्किन ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे कोई एक नाइट्राइल मतलब CN, कोई एक सल्फर ग्रुप हो सकता है, स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका वैल्यू 1 ppm राइज कर लेना। क्या करेंगे, 1 ppm बढ़ गया, देखो 1 ppm बढ़ा दिया मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव लग रहा है। यहाँ पे देखो अभी और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दिया मैंने, हेलोजन मतलब क्लोरीन एंड फ्लोरीन। जनरली ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पकड़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टू ऑक्सीजन मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तब देखो CH3 का वैल्यू कहां पे गया, ये ऑलमोस्ट 3 हो गया, ये नियरली 3 पकड़ सकते हो, इसको नियरली 3 पकड़ सकते हो, 3 में चला गया। जनरली CH3 0.9 में आता है, यहाँ पे 3 में आ जाएगा। CH2 3.3, CH 3.7 में आ जाएगा। मतलब क्या है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा वो ज्यादा डीशील्डेड होगा, ज्यादा दूर आएगा, जीरो से दूर आएगा वैल्यू। तो अभी इसको तुम लोग को थोड़ा याद रखना है। इसको तुम लोग एक सिंपल तरीके से मैं एक और चार्ट देता हूँ, कोई भी बुक्स में तुम लोग को ये सब मिल जाएगा, लेकिन एक चार्ट के थ्रू तुम लोग थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। जैसे मैं पकड़ लो ऐसा कुछ, ये दिया मैंने 0, ऐसा कुछ दो, पकड़ लो यहाँ पे 0 और यहाँ पे पकड़ लो 3, ठीक है, और यहाँ पे पकड़ लो 4.5, मतलब यहाँ पे क्या होगा, R 2 हाइड्रोजन नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। ये 2 हाइड्रोजन के बारे में बोल रहे हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन देखो नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है, तो इसका वैल्यू 3 to 3.5 में रहेगा। ये CH जो है 0 to 3 में रहेगा, कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है नहीं, ऐसा प्रोटॉन 0 to 3 में रहेगा। 4.5 to 6.5 ऐसा एल्किन जो होता है, R ग्रुप एल्किन कुछ ऐसा होगा एल्किन का वैल्यू। ये जो एल्किन का जो प्रोटॉन है 4.5 to 6.5 में रहेगा। 6.5 to 8.5 में रहेगा हमारा बेंजीन टाइप और एनी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो प्रोटॉन है वो 6.5 to 8.5 में रहेगा। 8.5 to 10.5 में रहेगा हमारा एल्डिहाइडिक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन रहेगा 8.5 to 10.5, एंड 10.5 to 11.5 में रहता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन होता है वो। क्योंकि ये सब काफी डीशील्डेड है, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, बहुत ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, बहुत इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, तो ये प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। कंसीडर कर सकते हो दिस प्रोटॉन इज काइंडली अ नेकेड प्रोटॉन। नेकेड प्रोटॉन मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितना मैग्नेटिक फील्ड दोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड जाके उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, सेपरेशन ज्यादा होगा, शिफ्ट भी ज्यादा होगा, तो शिफ्ट ज्यादा होने से ये डीशील्डेड होगा। तो जितना हम लोग इधर से आ रहे हैं, जीरो तो पता है TMS, तो TMS से जितना इधर आ रहे हैं हम लोग डीशील्डेड की तरफ जा रहे हैं, जितना इधर जा रहे हैं शील्डेड की तरफ जा रहे हैं। तो इतना तो पता चल गया, जब भी कोई ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा वो डीशील्डेड होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा क्या रहेगा, शील्डेड रहेगा। याद रखना, जिस कार्बन में हम लोग प्रोटॉन के बारे में बोल रहे हैं वो कार्बन अगर पार्शियली पॉजिटिव हुआ तो ये हम लोग बोलेंगे डीशील्डेड बोलेंगे, क्योंकि पार्शियली पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है उसके सामने।
अगर उसी कार्बन में अभी पार्शियली निगेटिव चार्ज आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे शील्डेड। अभी कितना शील्डेड कितना डिशील्डेड वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का स्ट्रेंथ के ऊपर। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दिखाता हूं, पकड़ लो एक एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे दोनों प्रोटॉन एक ही तरफ है, एक ही टाइप का प्रोटॉन है तो एक ही पीक आएगा क्योंकि दोनों सेम प्रोटॉन है ना। टोटल एक पीक आएगा, टोटल 6 हाइड्रोजन का एक पीक आएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में सब डिस्कस करूंगा। तो 6 हाइड्रोजन का एक पीक आएगा, तो इसमें जो वैल्यू है क्या आएगा 0.9 में आएगा। हम लोगों ने देखा 0.9 में आता है। अभी पकड़ लो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दिया, तो ये कहां पे आएगा देखो NH2 मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। हम लोग को पता है नेक्स्ट टू ऑक्सीजन नेक्स्ट टू हेलोजन 3 में चला जाता है। तो ऑक्सीजन एंड हेलोजन ग्रुप से तो ये जनरली नाइट्रोजन थोड़ा कम ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे क्या कहां पे आएगा पकड़ लो 2.5 में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये 2 से तो ऊपर ही आएगा, 2 से तो ऊपर आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अभी CH3OH पकड़ लो OH, तो इसका पकड़ सकते हो तुम लोग 3.5, या फिर तुम लोग नेक्स्ट टू ऑप्शन में 3 लिखा था ना 3 भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मैंने बोला था थोड़ा 19-20 तुम लोग इसको कर सकते हो, इसका कोई टेंशन नहीं है। अभी पकड़ लो यहाँ पे CH3F स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दिया, तो इसका वैल्यू कहां पे आएगा पता है ऑलमोस्ट 4 में आएगा, ऑलमोस्ट 4 में आएगा। मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। तो कार्बन के ऊपर प्लस डेंसिटी आ गया, तो कार्बन के ऊपर प्लस डेंसिटी आ गया मतलब क्या है हाइड्रोजन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज्यादा नहीं। कार्बन प्लस मतलब क्या है, कार्बन प्लस मतलब कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो कार्बन पॉजिटिव होने की वजह से वो भी खींच रहा है अपनी तरफ, वो भी अपनी तरफ खींच रहा है। और खींचने से क्या होगा हाइड्रोजन नेकेड हो जाएगा, और नेकेड होने से वो डीशील्डेड होगा। वेरी सिंपल। तो इस तरह हम लोग को प्रिडिक्ट करना होगा कुछ केमिकल शिफ्ट का वैल्यू, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप रहेगा उतना ही क्या होगा ये बढ़ता रहेगा। क्या बढ़ता रहेगा केमिकल शिफ्ट वैल्यू। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं तुम लोगों को, पकड़ लो एक ऐसा एग्जांपल CH3Cl, इसका केमिकल शिफ्ट कहां पे आएगा CH3Cl का केमिकल शिफ्ट पकड़ लो करीब 3.6 में आता है, 3.06 में आता है, सॉरी 3.06 ppm, 3.06 ppm, 3.06 ppm में आता है। अभी CH2Cl2 एक और Cl बढ़ा दिया मैंने, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 5 ppm में। अभी CHCl3 ये आ जाएगा 7.2 ppm में। तो देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बढ़ रहा है ये बहुत हाई होता चल रहा है, तो याद रखना। तो ये CH3Cl था, तो CH3Cl कहां पे आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, मैंने पहले ही बोला था CH3 है और साथ में Cl है, तो 3 के आसपास ही आया, 3 के आसपास आया। देखो एक Cl बढ़ाया 2 बढ़ा दो, एक और Cl बढ़ाया और 2 बढ़ा दो, वेरी सिंपल। तो ऐसे हम लोग को प्रिडिक्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू देना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देने से भी होगा, लेकिन टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत नियर बाय वैल्यू होना पड़ेगा, वेरी सिंपल। तो इसी तरह हम लोग केमिकल शिफ्ट वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे। हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे, देखने से हम लोग का ये कंफ्यूजन क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा। फिलहाल केमिकल शिफ्ट क्या है वो समझ के रखो, और इसके लिए थोड़ा बुक तुम लोग देख सकते हो ये सब वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो अभी देखो मैं एक और चीज दिखाता हूं, यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू को देखो, एल्कीन एंड जो बेंजीन रिंग है इसको अच्छे से देखो। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, दोनों का वैल्यू काफी ज्यादा है 4 ये तो हाइड्रोजन है हम लोग को पता है, लेकिन ये तो इतना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ लगा हुआ नहीं है ना, इतना भी स्ट्रॉन्ग है क्या, ना ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये क्यों इतना ज्यादा में आ रहा है, और ये भी तो कुछ डबल बॉन्ड की तरह ही है, तो इसका वैल्यू 4.5 टू 6.5 में क्यों नहीं आ रहा है, इसका 8.5 में क्यों आ रहा है, इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। क्या है, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी की वजह से इनका वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है। कैसे मैं दिखाता हूं, पकड़ लो यहाँ पे एक एल्कीन है, ये एक एल्कीन है, एल्कीन पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक इफेक्ट है जिसके थ्रू इन चारों हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट वैल्यू बहुत बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 है ना, sp2 मतलब काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, खींचने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, तो हाइड्रोजन को नेगेट करेगा, डीशील्डेड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा हाई है। देखो 4.5 टू 6.5 में ये थोड़ा हायर मतलब डीशील्डेड साइड में गिर जाता है। और दूसरा बात एक भी और भी है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कुछ इस तरह होता है, प्लेनर होता है ना, प्लेनर होता है, तो यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक फील्ड क्रिएट करता है, कुछ ऐसा फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है पाई बॉन्ड। कौन सा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। एंड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखा गया हम लोग का जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे कुछ ऐसे मूव करता है, इसका डायरेक्शन
यहाँ पे कुछ ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। देखो यहाँ पे इसको ये ऑपोज कर रहा है, यहाँ पे इसको ये ऑपोज कर रहा है, लेकिन जब ये बाहर की तरफ जा रहा है हाइड्रोजन के सामने, ऐसे ये तो हाइड्रोजन के ऊपर होके जा रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के ऊपर होके जा रहा है। यहाँ पे ये हमारा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ क्या हो रहा है, साम हो रहा है। देखो ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिटिव, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो सेम हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पकड़ा तो 1.4 टेस्ला अप्लाई किया था, लेकिन अभी ये बढ़ के हो गया 1.5 टेस्ला। तो अगर ये 1.5 टेस्ला हो गया मतलब क्या है, अभी इतना फोर्स से जाके ये प्रोटॉन को कोलाइड करेगा, सेपरेशन और ज्यादा होगा, शिफ्ट भी ज्यादा होगा, एंड ड्यू टू दैट रीजन इसका वैल्यू थोड़ा हाई है। सिमिलरली एरोमेटिक प्रोटॉन में भी कुछ इस तरह ही है। एरोमेटिक प्रोटॉन का हाइड्रोजन बाहर की तरफ होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, बाहर की तरफ होता है, तो रिंग का जो करंट होता है कुछ इस तरह जनरेट होता है, कुछ इस तरह जनरेट होता है रिंग का करंट, कुछ इस तरह जनरेट होता है रिंग का करंट, रिंग में करंट ड्यू टू पाई पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, देखो यहाँ पे ये अपोज ही करता है, रिंग का सेंटर में ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज ही कर रहा है, लेकिन रिंग का बाहर में देखो ये मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स कर रहा है। क्या कर रहा है, रीइंफोर्स, हाइड्रोजन के सामने जब जा रहा है तब इसको रीइंफोर्स कर रहा है। देखो रीइंफोर्स, यहाँ पे भी रीइंफोर्स कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे रीइंफोर्स कर रहा है मतलब क्या है, जब भी हाइड्रोजन के सामने रहेगा ये रीइंफोर्स कर रहा है मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से 1.4 टेस्ला हम लोगों ने दिया था, अभी 1.5 टेस्ला जाके प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो सिमिलरली अगेन सेपरेशन विल बी हाई, अगेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल बी हाई, अगेन शिफ्ट विल बी हाई एंड केमिकल शिफ्ट वैल्यू विल बी स्लाइटली इन द डीशिल्डेड रीजन। समझ में आया, वेरी सिंपल। तो ये हुआ डीशिल्डेड रीजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये पाई बॉन्डेड सिस्टम, ये एल्किन एंड ये बेंजीन रिंग का वैल्यू थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, 6.5 to 8.5 आ गया, देखो बहुत ज्यादा। यहाँ पे भी sp2h है, यहाँ पे भी sp2h है, लेकिन ये 4.5 to 6.5 है। ऑब्वियसली इसमें भी एनिसोट्रोपी इफेक्ट है, इसमें भी एनिसोट्रोपी इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एनिसोट्रोपी इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब पाई जो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो भी स्ट्रॉन्ग ही होगा कंपेयर टू दिस पाई बॉन्ड। यहाँ पे सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है, इसीलिए इसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा है देन दिस। समझ में आया? तो यही सब रीजन है, यही सब रीजन के ऊपर केमिकल शिफ्ट वैल्यू डिपेंड करता है। बाकी मैं एग्जांपल जब कराऊंगा तब और ज्यादा डिस्कस करूंगा, तब हम लोग का और जितना भी कंफ्यूजन रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप तुम लोग को आज का जो बेसिक केमिकल शिफ्ट के ऊपर क्लास लिया मैंने, ये आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, एंड चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, टू कीप मी मोटिवेटिंग, ठीक है, मोटिवेटेड। तो आई थिंक तुम लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।